Good evening dear friends, how are you all? Welcome to my channel Shaping Minds Menu and मैं प्रिपरेशन कराती हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन HTET DSSP जहाँ पे भी आता है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो माय नेम इज़ माई सेल्फ मीनू एंड आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी कि इंट्रोडक्शन क्या है कि किस तरह से सोशियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही एक डिसिप्लिन बना यानी एक सब्जेक्ट बना, क्या रीज़न रहे, क्या उसका ओरिजिन था, क्या उसकी हिस्ट्री थी। आज हम वो सब कुछ इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या दो तरह की साइंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल साइंस एंड सेकेंड वन इज़ सोशल साइंस। देखिए, फिजिकल साइंस में आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, फिजिकल साइंस में होता है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इस तरह के जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं फिजिकल साइंस में। एक तो इसको नेचुरल साइंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है? जिसमें मैन एंड एनवायरनमेंट यानी ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पर आप का पूरा कल्चर आप फॉलो करते हैं, रूल्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड कस्टम्स को फॉलो करते हैं, वो सब कुछ आ जाता है सोशल साइंसेस में। तो सोशियोलॉजी, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सोशियो एंड लॉजी। जो सोशियस वर्ड है वो लैटिन से आया है एंड जिसका मतलब होता है कंपेनियन, यानी आपके आसपास के लोग, आपके नियर बाय किस तरह के लोग हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब। एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। स्टडी ऑफ यानी एक तरह से सोसाइटी की, आपके आसपास के लोगों की, उनके बिहेवियर की, उनके नेचर की, उसकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी कहा जाता है, बोला जाता है। बेसिकली पूरी तरह से एनवायरनमेंट की स्टडी करना, आपके जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्यों है, उसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीज़न है, उन सबको जानना ही कहलाता है सोशियोलॉजी। तो आइए देखते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, वेरी फेमस, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगस्त कुम्त जो है उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। एंड मदर ऑफ सोशियोलॉजी है हैरियट मार्टिनी, उनको बोला जाता है कि वो मदर ऑफ सोशियोलॉजी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सभी को पता होता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, बट बहुत कम लोगों को पता है होता है कि मदर ऑफ सोशियोलॉजी है हैरियट मार्टिनी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अगस्त कौन थे, उन्होंने सबसे पहले जो ये वर्ड है दैट इज सोशियोलॉजी, पहले ये वर्ड नहीं आया था। ये वर्ड पहले यूज़ किया गया था सोशल फिजिक्स की तरह, यानी सोशियोलॉजी से पहले सोशियोलॉजी का नेम था सोशल फिजिक्स। लेकिन बाद में 1838 में अगस्त कुम्त ने एक तरह से प्रिंट फॉर्म में, दैट मीन्स कि बुक में फर्स्ट टाइम सोशल फिजिक्स की जगह पर सोशियोलॉजी वर्ड को यूज़ किया। सबसे पहले अगस्त कुम्त ने ही इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया था 1838 में। आगे हम देखते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, देखिए उनका बेसिकली काम क्या होता है। उनका काम है स्टडी ऑफ ऑल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज, कॉजेज, मतलब एवरीथिंग जो भी आपके आसपास घट रहा है, जो भी हो रहा है, कोई आपके साथ किस तरह का, किसी का पर्सपेक्टिव क्या है, किसी का आपके साथ किसी तरह का बिहेवियर करने के पीछे रीज़न क्या है, कॉज क्या है, आसपास कैसा कल्चर फॉलो होता है, क्या सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, क्या मस्ट बिहेवियर हैं, क्या शुड बिहेवियर हैं, इस तरह की सारी स्टडी करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। अब देखिए हम देखते हैं डेफिनेशन जो बहुत ही फेमस है, अगस्त कुम्त जो है उन्होंने दी थी, जो डेफिनेशन वो बहुत ही फेमस है, दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करना। देखिए साइंटिफिक स्टडी, आपको ऐसा लग रहा होगा साइंटिफिक जो है वो खाली एक्सपेरिमेंट्स ही हो सकते हैं लैब्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी में भी साइंटिफिक स्टडी होती है। कैसे? रिसर्च के थ्रू, किसी के बिहेवियर को समझना, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करना, क्वेश्चनर मेथड के थ्रू, सर्वे मेथड के थ्रू, बहुत तरह के इस तरह के मेथड्स हैं जिससे सोशियोलॉजी की भी साइंटिफिक स्टडी, इसलिए उसको उसमें काउंट किया जाता है। तो ये था अगस्त कुम्त का, जिसमें एक्सपेरिमेंट, कॉज, रीजन, रिसर्च, ये एक्सेप्टेबल, वैलिड, ये सब मिला के एक स्टडी को साइंटिफिक स्टडी बनाते हैं। कि यानी आपका जो भी आपने कंक्लूड किया है या जो भी आपने स्टडी की है, तो रिसर्च की है तभी स्टडी हो पाई है, तभी पॉसिबल हुआ है। आप सबको अच्छे से पता है जो बच्चे सोशियोलॉजी में पीएचडी करते हैं तो वो भी एक साइंटिफिक स्टडी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लैब्स में ही एक्सपेरिमेंट होकर साइंटिफिक स्टडी हो सकती है, नहीं, किसी के
कोई एक इंसान पर्टिकुलर वे में क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसका वैसा बिहेवियर क्यों है, किसी इंसान का अच्छा बिहेवियर है, किसी का बैड बिहेवियर है, कोई क्राइम कमिट करता है, कोई बहुत बड़ा सोशल वर्कर बनता है, ऐसा क्यों है सोसाइटी में। इन सब के पीछे के रीजंस को, कॉजेस को जानना भी एक साइंटिफिक स्टडी कहलाता है, और जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है और वैलिड भी माने जाते हैं वो, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, उस पूरे पैटर्न की स्टडी करना ही साइंटिफिक स्टडी कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इमाम जरखानी ने सुसाइड के केस में दिया था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, तभी जाके लोग जो हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं। तो सोशियोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी है, हमें ये ज़रूर याद रखना है। सोशियोलॉजी इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, यानी वो आर्ट्स में भी इंक्लूड होती है एंड साइंस में भी। पहले से माना जाता था कि जो सोशियोलॉजी है उसको आप साइंस नहीं मान सकते, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें प्रूव होती गई हैं, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट और एक्शन रिएक्शन वो सब तो लैब में कर लेंगे, लेकिन क्या आप किसी एक इंसान को लैब में लेटाकर और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव क्यों कर रहा है। इसीलिए जो सोशियोलॉजी है वो साइंटिफिक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, कि जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी में आया कैसे, कैसे उसका इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किसने सोचा कि सोशियोलॉजी भी एक स्ट्रीम बन सकता है, सोशियोलॉजी भी एक डिसिप्लिन बन सकता है, यानी एक सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए, सबसे पहले रेवोल्यूशन हमको समझना बहुत ज़रूरी है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी एक, अगर सोसाइटी में किसी तरह का कोई चीज़ फॉलो हो रही है और या कुछ इस तरह का आसपास बैड चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनको फ्रीडम नहीं है, तो जब इंसान उस एक पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं एंड रिवॉल्ट करते हैं, यानी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि हम आप लोगों की बातें क्यों माने, आप इसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन। यानी जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो किस तरह का रेवोल्यूशन हुआ? सबसे पहले आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। अगस्त कॉम्ट को यहीं से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आइडिया मिला था कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन हो सकता है। कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि सोसाइटी में बहुत तरह के चेंजेस आने स्टार्ट हुए, लोगों ने रिवॉल्ट किया, लोगों ने एक तरह से आप ये एक्शन का रिएक्शन देना स्टार्ट किया कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को क्यों माने, या फिर ये जो कुछ मोनार्की जो सोसाइटी में चल रही है, मोनार्की मीन्स एक ही इंसान का शासन, और वो क्या करता है, जब एक ही इंसान का शासन होता है तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों की फ्रीडम खत्म हो जाती है, तो लोगों ने उसके खिलाफ रिवॉल्ट किया। तो उससे क्या हुआ, जब रिवॉल्ट हुआ बहुत लोगों को मारा गया, और इस एकदम से जो एंशियस बिहेवियर लोगों ने दिखाया, यानी गुस्सा, अपना क्रोध दिखाया, तब अगस्त कॉम्ट को ये आइडिया आया दिमाग में कि ऐसा क्या हुआ कि लोग एकदम से ऐसे जाग गए और इतनी बड़ी क्रांति आ गई। तो उस बिहेवियर को समझने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सोशियोलॉजी को, कि कब ऐसा होता है कि एक इंसान इतना ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हो जाए कि वो उठ खड़ा हो और क्रांति छेड़ दे। इसी के थ्रू अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि वो हेल्पफुल था लोगों के बिहेवियर को, लोगों के नेचर को समझने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखिए आया तो उससे पहले क्या था, सोसाइटी में एग्रेरियन सोसाइटी थी, यानी लोग ज़्यादातर किसान होते थे, अपना वहीं पे खेती बाड़ी की, बहुत ही सिंपल सा लाइफ होती थी, आपने खेती कर ली, आपने खुद खाना बना लिया, लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट नहीं थे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम ऑलमोस्ट कर लेते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, तो लोगों ने देखा कि हम एक ही टाइप का काम क्यों करें, क्यों ना हम भी इन फैक्ट्रीज में जाके काम करें, ताकि हमें अच्छे वेजेस मिल सकें, अच्छा हम अर्न कर सकें।
और इससे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज थी वहाँ लोग माइग्रेट होने लगे, वहाँ लोग जाने लगे। तो धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। लोगों ने खेती वाले काम को छोड़कर फैक्ट्रीज के काम को अपनाया। तो क्या हुआ कि जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप था, मैक्सिमम मास लेवल पे वहाँ पर माइग्रेशन होने लगा। माइग्रेशन होने लगा तो कम छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जाकर वहाँ पर बसने लगे। उससे भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर कोई जगह छोटी सी है वहाँ पर मैक्सिमम लोग जाके रहेंगे तो धीरे धीरे रिसोर्सेज जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग जब आके रहने लगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाती हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरह का रिहाइश से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कि उनके पास रहने के लिए, खाने पीने के लिए प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो, या फिर डिसीजेज स्टार्ट हो जाएं। तो ये सब चीज़ें थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ वो 1760 से 1840 तक चला। एंड इसके फादर बोले जाते हैं सैमुअल स्टाफर, जो है उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। ये आप ज़रूर याद रखें, जो सैमुअल स्टाफर हैं वो फादर हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। उसके बाद थर्ड आया, ये 3 रेवोल्यूशन है जो बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना। थर्ड आया इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन एक तरह से एनलाइटनमेंट पीरियड भी इसको बोला जाता है। बिलीव इन साइंस, इसमें लोगों ने क्या किया, इसमें लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया कि क्यों हम ब्लाइंडली कुछ चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन से आने से पहले रिलीजन का बहुत दबदबा था सोसाइटी में। यानी लोग रिलीजन को ज़्यादा मानते थे, जो पंडित होते थे, पादरी होते थे, और ये सब लोगों की बातों को लोग ज़्यादा मानते थे। तो लोगों ने एक क्रिटिकल थिंकिंग यानी रैशनल थिंकिंग उनके अंदर जागृत हुई कि ऐसा क्यों है कि हम लोग जो ये लोग बोलते हैं हम उसी चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं। हमें इसके पीछे का रीज़न पूछना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि वाई वी मस्ट फॉलो ऑल दीज थिंग्स। और उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमें साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा, यानी हमें साइंस को अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या सच में जो ये बातें बोल रहे हैं वो सोसाइटी में है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज भी जैसे कुछ मिथ्स को लोग बहुत बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट गई तो आपका काम जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो इस तरह के कुछ मिथ्स एंड बिलीव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो लोगों ने धीरे धीरे उस चीज़ को क्वेश्चनिंग की कि ये सब चीज़ें क्यों हैं, हम इन चीज़ों को क्यों माने, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है भी या नहीं, कोई इस चीज़ के पीछे वैलिड प्रूफ है भी या नहीं। तो तब लोगों में स्टार्ट हुई ये एनलाइटनमेंट पीरियड है, यानी आपकी बत्ती जला देने वाला पीरियड एक तरह से। जैसे वो होता है ना कि आप ट्यूबलाइट को ऑन करते तो वो ऐसे फ्लिकर करती है एंड देन एकदम से जल जाती है, तो बिल्कुल उसी तरह का था ये टाइम जो पीरियड था। क्योंकि लोग बस बैठे हुए थे कि जो भी सोसाइटी में बोला जा रहा है, जो भी ये पादरी हमें बोलते हैं कि भगवान है और ये सब चीज़ें हैं, आप इस धर्म को फॉलो करो, आप ऐसा करो, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो भगवान जो है वो आपको पनिश करेंगे। तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सोचने की कोशिश की कि हम ब्लाइंडली जिन चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। तो ये क्यों वाला क्वेश्चन जो है वो इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ। एंड स्टॉप बिलीविंग इन ब्लाइंड फेथ, लोगों ने ब्लाइंड फेथ जो है उनमें बिलीव करना बंद किया एंड रैशनल थिंकिंग लोगों की क्रिएट हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। यानी आप ये समझिए सोशियोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हालांकि आज की डेट में भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है सोशियोलॉजी को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, और इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आप देख रहे हैं, ज़्यादातर मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, यानी लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से लोगों को बाहर लाने के लिए आगे आने वाले समय में जो सोशियोलॉजी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि सोशियोलॉजी ही एक ऐसी स्ट्रीम है, साइकोलॉजी के साथ साथ सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है और वो क्यों चल रहा है उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, और समझ के देन उसको करेक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो इसीलिए जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैंने खुद सोशियोलॉजी में PhD की है तो इसलिए भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है इसमें।
तो ये था सोशियोलॉजी का ओरिजिन कि सोशियोलॉजी कैसे आया, ये था इंट्रोडक्शन और सोशियोलॉजी को साइंस क्यों बोला जाता है। सो ये सब था आज के हमारे लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्कोप क्या क्या हो सकते हैं सोशियोलॉजी के, और इसी तरह की बाकी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, इवन BA एंड MA में जो बच्चे हैं वो भी बहुत इजीली अपने मैटर को लिख सकते हैं। अगर आपको सोशियोलॉजी अच्छे से समझ में आएगा तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।